My topic is uncertainty principle. Uncertainty principle. Uncertainty principle. पार्टिकल के साथ वेव पैकेट चलती है। ये क्वांटम मैकेनिक्स का डी ब्रॉगली और श्रोडिंगर के आधार पर पार्टिकल एसोसिएट ए वेव पैकेट ड्यूरिंग मोशन एंड पार्टिकल एग्जिस्ट इनसाइड द wave packet. Inside the wave packet, the measurement of position and momentum of the particle. मतलब पार्टिकल के साथ वेव पैकेट चल रहा है। वेव पैकेट के अंदर पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। अब वेव पैकेट एक बड़ा है, पार्टिकल एक छोटा है, और पार्टिकल वेव पैकेट क्लोज्ड है। अब हमको पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम का मेजरमेंट विद इन वेव पैकेट करना है। उसके लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इट इज नॉट पॉसिबल टू एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली विद इन वेव पैकेट। इफ position is certain for the measurement, then momentum will be uncertain. And if momentum is certain, then position is uncertain. और इनका अगर हम डेल्टा एक्स मान लें कि इतनी हमारी अनसर्टेनिटी है पोजीशन में, दैट इज नॉट ए एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज द अनसर्टेनिटी। जैसे कहा जाए कि एक पार्टिकल एक बॉक्स के अंदर है, कहा जाए एक पार्टिकल एक बॉक्स के अंदर है, एक कमरे के अंदर है, और कमरे की लंबाई जो है 2 मीटर है। अब अगर हमसे कहा जाए कि पार्टिकल कहाँ होगा, उसकी पोजीशन बताइए, तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल बीच में होगा, हम कह सकते हैं कि पार्टिकल उस किनारे होगा, हम कह सकते हैं पार्टिकल इस किनारे होगा, या पार्टिकल यहाँ पर होगा, या पार्टिकल यहाँ पर होगा। तो आप जीरो से एक्स बराबर 2 मीटर तक की कोई वैल्यू आप बार बार बता रहे हैं। यानी हो सकता है पार्टिकल मिडिल में होगा तो एक्स बराबर 1 हो गया मीटर। आपने कहा हो सकता है पार्टिकल की 3/4 दूरी पर होगा। इस प्रकार से आपकी अनसर्टेनिटी 2 मीटर बन रही है, 2 मीटर। मतलब मैक्सिमम अनसर्टेनिटी पोजीशन में 2 मीटर आ रही है, और मिनिमम हमारी अनसर्टेनिटी वो है जब आप एग्जैक्ट आपकी बात सही निकल जाएगी, हाँ यहाँ पर। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी अगर अनसर्टेनिटी पोजीशन एंड मोमेंटम है, then a formula is delta x delta p equal approximate is equal to h cross, where h cross is equal to h upon 2. If measurement of position is certain, आपने कहा पोजीशन बिल्कुल सही सही मेजरमेंट हो रहा है, तो डेल्टा एक्स तो 0 हो गया। लेकिन डेल्टा, जब आप यहाँ डेल्टा एक्स की जगह 0 रखोगे तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा, एच क्रॉस अपॉन डेल्टा एक्स इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब पोजीशन में अगर आपने कहा एग्जैक्ट मेजरमेंट है, तो मोमेंटम में इनफाइनाइट अनसर्टेनिटी हो गई, नॉट पॉसिबल। इसी प्रकार अगर मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम सर्टेन है, तो पोजीशन आपका इनफाइनाइट हो गया, दैट मींस नॉट पॉसिबल। इसी को एक एग्जैक्ट स्टेटमेंट के नाम से कहते हैं कि प्रोडक्ट कैन नेवर बी स्मॉलर देन एक्स क्रॉस बाई 2। वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच क्रॉस कहा गया है,
अब एच क्रॉस के अप्रोक्सीमेटली होगा तो एच क्रॉस बाई 4 भी तो हो सकता है, एच क्रॉस बाई मतलब 8 भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अप्रोक्सीमेट का मतलब। लेकिन एग्जैक्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इस वैल्यू से कम नहीं हो सकता। मतलब एग्जैक्ट स्टेटमेंट में कहा कि जो इसका प्रोडक्ट है वो कम से कम एच क्रॉस बाई 2, एच क्रॉस बाई 2 से ऊपर ही हो सकता है, उससे नीचे नहीं हो सकता। जैसे ये प्रॉब्लम है, पार्टिकल इनसाइड ए बॉक्स ऑफ लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम, इसका वाला डेल्टा एक्स आपको दे दिया 1 एंगस्ट्रॉम। डेल्टा एक्स 1 एंगस्ट्रॉम। अब आपको मोमेंटम मिनिमम अनसर्टेनिटी एनर्जी में निकालनी है। तो पहले तो आप इस फार्मूले से निकालिए डेल्टा पी, क्योंकि एक मैक्सिमम होगा तो दूसरा मिनिमम होगा, क्योंकि प्रोडक्ट एच क्रॉस है, एच क्रॉस एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो कुल मिलाकर के डेल्टा पी की मिनिमम वैल्यू एच क्रॉस अपॉन डेल्टा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, और ये सॉल्व करके डेल्टा पी मिनिमम इतनी वैल्यू आ गई। यही वैल्यू पी हो गई, और जब पी निकल आएगा तो एनर्जी वाला पी स्क्वायर बाई 2m कर देंगे तो एनर्जी निकल आएगी। यूनिट ध्यान रखिएगा, यूनिट वही रहेगी, ये आपका केजी मीटर पर सेकंड है तो जूल में आ जाएगी एनर्जी। बिल्कुल सेम इसी प्रकार का एक प्रॉब्लम है कि यूज अनसर्टेनिटी टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर घूमता रहता है, न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हम कह दें कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है तो फिर बात वही हो गई जैसे पार्टिकल इन ए बॉक्स की स्टडी हो रही है, कि पार्टिकल एक बॉक्स के अंदर है, बॉक्स बड़ा है, पार्टिकल छोटा है। हमसे पूछा गया पार्टिकल कहाँ है, तो हम ये नहीं बता सकते कि पार्टिकल बीच में है कि पार्टिकल किनारे है, क्योंकि हम तो बाहर खड़े हैं और बॉक्स के अंदर पार्टिकल है, तो ये बताना मुश्किल होगा। तो उसकी जितनी लंबाई होगी वही उसकी अनसर्टेनिटी काउंट हो जाएगी। तो यहां जितना डायमीटर होगा न्यूक्लियस का उतना हमारा अनसर्टेनिटी पोजीशन में हो जाएगा। तो इसका साइज है 10⁻⁻14 मीटर होता है न्यूक्लियस का। तो यही वैल्यू डेल्टा एक्स की हो गई ये वाली डेल्टा एक्स। तो डेल्टा पी निकाल लिया और फिर एनर्जी निकाल के देखी तो 97 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई, मिलियन में बदल दिया, 1.6 इंटू 10⁻13 से डिवाइड कर दिया। अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करना है तो इलेक्ट्रॉन के पास 97 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। यहां हमने कहा कि इनसाइड है न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, तब मैंने स्टडी किया उसको वहां रहने के लिए कम से कम 97 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसकी काइनेटिक होनी चाहिए, लेकिन उसके पास एक इस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन नेवर एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। दिस इज द प्रूव बाय अनसर्टेनिटी। बाकी वैसे तो इसको यूज सब जगह करते ही करते हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी से प्रूव हो। अब ये भी सवाल सेम है, लंबाई से बॉक्स से आप कर लेंगे इसको। जैसे पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी होती है, उसी प्रकार एनर्जी और टाइम में भी वही फार्मूला होता है। एंगुलर मोमेंटम और एंगल में भी वही फार्मूला होता है। तो ऐसा नहीं कि केवल हमेशा पोजीशन और मोमेंटम में ही आपको अनसर्टेनिटी पढ़ना है, एनर्जी और टाइम में भी पढ़ सकते हैं जरूरत पड़ेगी तो, और एंगुलर मोमेंटम और एंगल में भी हो सकता है।
जैसे अब हम आपको एनर्जी और टाइम की बात करते हैं। जो पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी है, इससे हमको निकालना है एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी। एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी क्या है? डेल्टा ई, डेल्टा टी, तो ई बराबर होता है पी स्क्वायर बाई टू एम। तो डी ई अपॉन डी पी इज इक्वल टू 1/2m 2p। p बराबर एम वी रख दिया। डी ई अपॉन डी पी इज इक्वल टू वी। v बराबर डी एक्स अपॉन डी टी। तो लिख दिया डी ई डी टी बराबर डी एक्स डी टी, या डेल्टा ई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डेल्टा पी। अब डेल्टा एक्स डेल्टा पी तो एच क्रॉस के होता है, तो डेल्टा ई डेल्टा टी भी एच क्रॉस के हो जाएंगे। और अगर एग्जैक्ट लिखोगे तो डेल्टा ई डेल्टा टी ग्रेटर आर इक्वल टू एच क्रॉस बाई टी हो जाएगा। बोहर थ्योरी नहीं मानती है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। बोहर थ्योरी, अगर आप बोहर थ्योरी को में अप्लाई करोगे अनसर्टेनिटी को, तो अनसर्टेनिटी फेल हो जाता है, मतलब एक्सप्लेन, मतलब मानती नहीं है बोहर थ्योरी। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम कह दें कि हमारा कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर इस ऑर्बिट में है। जैसे आप कहें कि एक पैकेट जितना बड़ा है, पैकेट का साइज और पार्टिकल का साइज बराबर है, तो अब इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं बनेगी। एक पैकेट के अंदर एक पार्टिकल है और पार्टिकल का साइज पैकेट का साइज बराबर है। इसका मतलब जो पार्टिकल का साइज है वही आपका पैकेट के साइज है। इसका मतलब बताने में कोई अनसर्टेनिटी तो उसे कहते हैं, है किसी की लंबाई 1 मीटर लेकिन आप कह रहे हो 1.9, मतलब 0.9 है, कहीं आप कह रहे हो 0.8 है। जब आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कोई चीज अंदर बंद है, उसको घूमने के लिए जगह मिल रही है, तो ये बताना मुश्किल होगा कि ये पार्टिकल कहाँ पर है इसमें। तब हम कहते हैं कि इस जगह है, इस जगह है, इस जगह है, तब अनसर्टेनिटी आती है। लेकिन बोहर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है, तो ये निर्धारित है कि इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी तो है उस ऑर्बिट के बराबर। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है एन बराबर 2 ऑर्बिट में है, तो अब बताइए उसकी एनर्जी में अनसर्टेनिटी कहाँ बनेगी जाकर के? भाई वो अगर 2 नंबर ऑर्बिट में है, तो 2 नंबर ऑर्बिट के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है इतनी उसके पास है। तो अगर उतनी एनर्जी है तो एनर्जी में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। तो टाइम में अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट है। इसका मतलब उस ऑर्बिट में रहने के लिए इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट टाइम तक रह सकता है उस ऑर्बिट में। जबकि नियम कहता है कि 10⁻⁻8 सेकेंड से ज्यादा नहीं रह सकता है। इसका मतलब आपका अनसर्टेनिटी का रूल नहीं लग रहा है बोहर थ्योरी में। बोहर के आधार पर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है, तो फिर अगर फिक्स्ड है तो फिर कोई चेंज। एन बराबर 2 उसी ऑर्बिट को कहेंगे जो इतनी ऊर्जा है, एन बराबर 3 उसी ऑर्बिट को कहेंगे जिसके पास इतनी ऊर्जा है। इसका मतलब देयर इज नो आंसर। जनरल अनसर्टेनिटी रिलेशन, द अनसर्टेनिटी डेल्टा ए of any dynamical variable A is defined as रूट मीन स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन। वैल्यू की मीन वैल्यू से जो
डेविएशन है, जो डिफरेंस है, जो चेंज है, उसका रूट मीन स्क्वायर है। जैसे डेल्टा ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्चुअल वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू होल स्क्वायर, मतलब एक्चुअल वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू का होल स्क्वायर। डेल्टा ए का स्क्वायर, चेंज ऑफ ए स्क्वायर। अब अगर हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a, जो वैल्यू होती है वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू के इक्विवेलेंट मान ली जाती है। मतलब जो वैल्यू होगी वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू के इक्विवेलेंट होगी, मतलब दैट इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, जब आप ये एक्सपेक्टेशन का साइन हटाओगे तो ए स्क्वायर में लग जाएगा। अब किसी का अगर एक्सपेक्टेशन है उसमें फिर एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ए ये स्क्वायर लिखा हुआ है और इसमें फिर आपने इसका एक्सपेक्टेशन ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही वैल्यू रहेगी इक्वल टू। मान लीजिए जैसे 10 लोग हैं और 10 लोगों की हाइट का एवरेज निकाला गया। किसी की हाइट पहले थी 5 फुट 1 इंच, किसी की 5 फुट 2 इंच, और 10 लोगों की हाइट का एवरेज निकाला गया तो 5 फुट आई। तो ये 5 फुट हाइट 10 लोगों की मान ली गई। अब अगर आप फिर एवरेज निकाल दोगे तो इतनी ही वैल्यू आती रहेगी। मान लीजिए 5 फुट 10 लोग हैं, 10 लोगों की हाइट अलग अलग थी, जब एवरेज निकाली गई तो माना गया कि 5 फुट एवरेज में सबकी हाइट है। तो ये 5 5 5 अगर 10 बार लिखा है उसका एवरेज निकालोगे तो 5 ही आएगा, उसका एवरेज नहीं बदलेगा। इसलिए दिस इक्वल टू दिस। तो ये तो अनसर्टेनिटी डेल्टा ए का फॉर्मूला एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नाउ कंसीडर टू हर्मिशियन ऑपरेटर ए एंड बी। देयर आप नाउ ए कन्वीनियंट टू डिफाइन ए न्यू ऑपरेटर, एक मान रहे हैं आर इज इक्वल टू ए प्लस आई एम बी। मतलब ए और बी हर्मिशियन ऑपरेटर हैं और हमने इसको मिला करके एक माना है ए प्लस आई एम बी। अब इनका हम इनर प्रोडक्ट निकालते हैं। इनर प्रोडक्ट को हमेशा ऐसे डिनोट करते हैं, तो आर साई, आर साई। तो साई साई लिखा होता है तो क्या होता है, इंटीग्रल साई स्टार साई टी टर्म। तो आर साई कितना आ जाएगा, आर ये है, अगर इसमें साई का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा आर साई। तो आर साई इज इक्वल टू है ए प्लस आई एम बी साई। और अगर इसका कंजुगेट लोगे तो आ जाएगा ये ये और ये आ जाएगा। और स्केलर प्रोडक्ट जो होता है सदैव एक रियल क्वांटिटी होती है, ये आपको वेक्टर स्पेस में पढ़ाया जाता है, ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0।
अब हम क्या करते हैं, इसका प्रोडक्ट करते हैं। देखिए इसका प्रोडक्ट ये आया, ए स्टार साई स्टार ए प्लस आई एम बी, ये लिखा हुआ है, माइनस आई एम बी स्टार साई स्टार ए प्लस आई एम बी साई, ये लिखा हुआ। सिंस ए एंड बी आर हर्मिशियन, हर्मिशियन की एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे लिखा है साई स्टार ए स्टार पाई बीटा, तो इसको लिखा जा सकता है ए साई स्टार पाई बीटा। ये हार्मिशियन का जब पढ़ाया है तो उसमें ये आपका फार्मूला होता है, उसको लिखने का तरीका। तो अब यही यहाँ पर अप्लाई करिए। जब आप ये अप्लाई करोगे फर्स्ट टर्म में, तो जो इतना टर्म है ये, इसमें अप्लाई करोगे तो ये रूल लगाइए कि टोटल के ऊपर स्टार हो जाएगा, मतलब साई ए प्लस आई एम बी ए का स्टार और साई बीटा, ये हो जाए। तो ए प्लस आई एम बी को अगर हम लिखेंगे कॉन्जुगेट, तो ए माइनस आई एम बी हो जाएगा, ए माइनस आई एम बी हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट से बाहर निकल गया। और ए स्टार आएगा, लेकिन ए हमारा हार्मिशियन है तो उसका कॉन्जुगेट वही वैल्यू रहेगी। तो इस वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है, इस वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है, ए साई स्टार ए माइनस आई एम बी साई डी टाउ। और इसी प्रकार इसको, इसमें कुछ नहीं करना है, ऐसे रहने दीजिए इसको। तो जब आप ये दोनों मिलाओगे तो ये टर्म आ जाएगा, ए माइनस आई एम बी, ए माइनस आई एम बी कॉमन आ जाएगा। यहां भी लगाओगे तो ये भी ए माइनस एम बी आ जाएगा, इसमें भी अप्लाई होगा जाकर के, ए माइनस एम बी आ जाएगा, ये भी ए माइनस एम बी आ जाएगा। तो ए माइनस एम बी कॉमन ले लोगे तो बचेगा ए प्लस आई एम बी। ये आपका बी स्टार है तो बी स्टार से फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हार्मिशियन है, तो बी स्टार को बी लिखा जा सकता है, ए स्टार को ए लिखा जा सकता है। तो ये मिला करके ये इक्वेशन आ जाएगी। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने पर ए स्क्वायर माइनस आई एम बी ए, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस आई स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर। आई स्क्वायर माइनस वन होता है, प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसके बाद आप जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, आई एम बी ए, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, आई एम ए बी। तो इसमें माइनस आई एम कॉमन ले लीजिए, माइनस आई एम, तो बी ए माइनस ए बी। और बी ए माइनस ए बी का मतलब बी और ए के बीच का कम्युटेशन हो गया, बी और ए के बीच का कम्युटेशन हो गया। इसको सी मान लिया गया, इस कम्युटेशन को सी।
आईसी आईसी हो गया जाएगा, आईसी मान लिया गया है, तभी आई स्क्वायर -1 हो गया, माइनस एमसी आ गया। तो इस प्रकार से साई स्टार ए स्क्वायर साई बी टाउ ए स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो गई, माइनस एम सी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो गई, एम स्क्वायर बी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0। यहां पर हम इसको मैक्सिमम शो करना चाहते हैं। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच ये मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करके यम के रिस्पेक्ट में 0 किया जाए, यम के रिस्पेक्ट में। इसको यम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके 0 के बराबर कर दिया। पहले टर्म का तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, दूसरे का आ गया -c, और इसका आ गया ट्वाइस एम बी स्क्वायर। सी की एम की वैल्यू आ गई सी अपॉन ट्वाइस बी स्क्वायर, ये आ गया। और ये एम की वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए इस जगह, एम की वैल्यू, तो फाइनली हल करके ये आ गया। दिस इक्वेशन इज वेरी जनरल and is valid for any two operator A and B। किन्हीं भी दो ऑपरेटरों के बीच में ये वैरी करता है, मतलब होता है। अगर A को A माइनस A एक्सपेक्टेशन लिख दो, B को B माइनस B एक्सपेक्टेशन लिख दो, तो इक्वेशन नंबर 3 इस फॉर्म में आ जाएगी। इसको लिखा जाएगा डेल्टा ए, इसको लिखा जाएगा डेल्टा बी, सी स्क्वायर बाई 4, स्क्वायर रूट ले लिया तो ये। This is the general uncertainty relation. This is valid for any two conjugate quantities। जैसे A को अगर x मान लें, B को px मान लें, A को x और B को px, तो AB का जो कम्युटेशन होगा, A को आपने माना x, B को px, इसका कम्युटेशन होता है आई एक्स क्रॉस। तो जो C जिसे माना है आई सी माना है, इसको इसको माना है आई सी, आई आई कट गया, सी बराबर एच क्रॉस के आ जाएगा। तो सी की जगह एच क्रॉस रख दोगे और इधर डेल्टा एक्स डेल्टा पी लिख दोगे, तो एच क्रॉस बाई 2 प्रूव हो जाएगा। और विच इज द अनसर्टेनिटी जनरल रिलेशन। दिस इज द प्रूफ ऑफ अनसर्टेनिटी रिलेशन।